हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आपका जो लॉकडाउन पीरियड है इट्स मस्ट बी गोइंग ऑन वेरी वेल। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, वक्त के साथ चलना यही समझदारी मानी जाती है। आप जो बच्चे अभी सी एस जैसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी का जो ये समय है आप लोगों के लिए वाकई में बहुत क्रूशियल टाइम है। एंड आई एम श्योर कि अगर ये लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बनती तो अभी आप सब लोग कहीं ना कहीं अपने इस कोर्सेज के लिए बहुत एग्रेसिवली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो यही समय की पुकार है कि आज हम चूंकि लाइव क्लासेस में नहीं बैठ सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं घर पर बैठ के इसकी स्टडी करें। और इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि समहाउ और अदर आपकी स्टडीज रेगुलर वे में चलती रहें और आपका कहीं भी पढ़ाई का नुकसान ना हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे लॉ के अंदर। और इसमें हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है ये हम लोग समझ रहे थे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये हम लोग देख चुके थे लास्ट टाइम। जैसा मैंने आपको बताया था, इट वाज दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है एक जस्ट 4-5 मिनट में हम इसको एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स कुछ होना जरूरी है। बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब मैंने आपको क्लियर किया था कि देयर मस्ट बी सम ऑफर। पहले किसी पर्सन की तरफ से कोई ऑफर होना चाहिए। ऑफर है और ऑफर के साथ में अगर एक्सेप्टेंस नहीं है और आपका ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो ये मैटर वहीं पर खत्म हो जाएगा। बट आपके ऑफर को मान लीजिए कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन गई है, क्या बन गया? अग्रीमेंट। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको अल्टीमेटली सर्टेन चीज़ों को, रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बताया था कि ये सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले कुछ पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देवर ऑफर होना चाहिए, ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये पॉइंट हम लोगों ने थर्ड पॉइंट के रूप में डिस्कस किया था कि पार्टीज का जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशनशिप बनाने का होना चाहिए। दोनों ही पार्टी का ये इंटेंशन हो कि वो लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करें। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कॉर्पोरेट रिलेशनशिप का और एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप का। लॉ की क्या प्रिजम्पशंस होती हैं इसमें ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में हमने देखा था कि देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए और दोनों ही पार्टियों को बदले में कुछ न कुछ मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। अब इस कुछ का क्या मीनिंग है, किसको कुछ कहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे अभी जब कंसिडरेशन वाला टॉपिक बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे दैट टाइम बेसिकली आपको ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम स्टिल ये पढ़ रहे हैं कि अगर एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, जिसको कि हम लोग लॉ की भाषा में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए अगर बनाना है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का इसके अंतर्गत आता है, मतलब दिस विल बी द पॉइंट नंबर 5। पहला पॉइंट ऑफर बताया था, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नंबर फोर्थ में था हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो अब आ रहा है दैट इज पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कैपेबल होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के योग्य होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई एक डीलिंग किया है और आप इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा देना चाहते हैं, यू वांट टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो दो पार्टी हैं दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए योग्य होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए। कैपेबल होनी चाहिए इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए
अगेन ये हमारा एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के नाम से। अभी मैं आपको सिर्फ इसको सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जो दोनों पार्टीज हैं जिसने ऑफर दिया है और जिसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होनी चाहिए। अभी कैपेबिलिटी का क्या मतलब है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्होंने जो कैपेबिलिटी का पैरामीटर दिया है, जो पैमाना दिया है, वो पैमाना क्या है? आप देख रहे हैं सामने टेबल में, एक तरफ पार्ट है कैपेबल और एक तरफ है नॉट कैपेबल। कैपेबिलिटी का मतलब है योग्य। दोनों ही पक्षकार मेजर होना चाहिए। मेजर यानी वयस्क। वयस्कता की जो उम्र है वो, अभी आप इन जनरल एक लेमन के हिसाब से जो समझें, दैट इज 18 ईयर्स। ऑल्दो इसमें कुछ रूल्स हैं, 21 ईयर्स का भी एक पॉइंट आएगा, लेकिन वो मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। हाल फिलहाल ये है कि दोनों ही पक्षकार मेजर होने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी पक्षकार माइनर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी माइनर है, सपोज, जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजें होने के बावजूद भी चूंकि पार्टीज आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से अल्टीमेटली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ये इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा और ये कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। दोनों पार्टी मेजर होना चाहिए, दोनों का माइंड साउंड होना चाहिए। अब ये साउंड माइंड का अगेन एक पैरामीटर है। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, हम लोग आगे डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे, उस समय आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा मैं। हाल फिलहाल ही ध्यान रखिएगा कि दोनों ही पक्षकार मेजर होना चाहिए, दोनों ही पक्षकारों का माइंड जो है वो बिल्कुल साउंड होना चाहिए। इन्होंने बताया है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं माना गया है। साउंड माइंड, अब अगेन थोड़ा सा वेग वर्ड है ये वाला। अभी आप ब्रीफ में ये समझिए कि साउंड माइंड का मतलब ये है कि दोनों ही पक्षकार उस कॉन्ट्रैक्ट को और उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को अगर समझने में सक्षम है, कैपेबल है, इसका मतलब दे आर द पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड। गेटिंग मी? जो दोनों पार्टीज हैं, आप क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको समझने के लिए अगर कैपेबल हैं, योग्य हैं उस चीज को समझने के लिए कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कल क्या होंगे, आपको कल किन चीजों के ऊपर बेसिकली आप जो कर रहे हैं उसके ओवरऑल परिणाम आपके ऊपर क्या आएंगे, अगर आपको ये सोचने समझने की क्षमता अगर आप में है, तो इसका मतलब आपका जो माइंड है वो साउंड है। एंड इफ यू आर पर्सन ऑफ साउंड माइंड, इट मीन्स यू आर बेसिकली कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो दोनों ही पक्षकार मेजर होना चाहिए, दोनों का माइंड क्या होना चाहिए, साउंड, है ना? अब जैसे मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति पागल है, ल्यूनेटिक, है ना? तो पागल अगर होता है तो पागल में क्या हो गया, अल्टीमेटली उसका ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट डिसीजन ही इज टेकिंग, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो ही इज नॉट द पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ऐसे अपन पूरी लिस्ट पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से पर्सन साउंड माइंड के होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई पर्सन कभी साउंड माइंड का है, कभी अनसाउंड माइंड का है, तो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की क्या स्थिति रहेगी, ये सब आगे जब मैं आपको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय हम इसके बारे में पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, राइट? हाल फिलहाल तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि पार्टीज शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ। कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं कि दोनों ही पक्षकार, दोनों ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, दोनों का माइंड साउंड होना चाहिए, और तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो ये कि दोनों में से किसी भी पार्टी को इंडिया में फॉलो करने वाले, इंडिया में लागू किए जाने वाले किसी भी लॉ में, आई रिपीट, किसी भी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना नहीं किया जाना चाहिए। should not be declared disqualified for making contract under any of the law applicable in the country, not only in Indian Contract Act। किसी भी लॉ में अगर मान लीजिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना किया हुआ है, ही इज डिक्लेयर कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर वो पर्सन यहाँ पे डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, वो पर्सन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कंसीडर किया जाएगा। ओके,
आज मतलब जैसे भाई अगर अलग अलग बहुत सारे लॉज हैं अपने देश में, इतने सारे मल्टीपल लॉज हैं, कहीं भी किसी भी लॉ के अंतर्गत मान लीजिए अगर कोई भी कहीं प्रोविजन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अपराधी है, जेल में बंद है। अब जेल में अगर बंद है मान लीजिए, तो उसको इंडियन पैनल कोड के अंदर सजा सुनाई गई है, वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब सजा अगर काट रहा है तो उसके लिए जो अप्लीकेबल लॉ है उसमें इस बात का प्रोहिबिशन है, इस बात की मनाही है, ये पर्सन जब तक जेल में है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब अगर मान लीजिए वो अपराधी है, तो देखिए वो मेजर तो है, पहली शर्त पूरी हो गई है, उसका माइंड भी साउंड है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है, लेकिन चूंकि वो जेल में है, वो अपराधी है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं माना जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो तीसरा वाला पॉइंट था, ही इज डिक्लेयर्ड डिसक्वालिफाइड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंसी समझते हैं आप लोग? अगर कोई पर्सन मान लीजिए दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट आदमी कब होता है? जब अगर किसी पर्सन की लाइबिलिटीज उसके एसेट से बहुत ज्यादा हो जाती हैं और वो अपनी सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर पाने में अगर कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, देन सच पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कोई भी पर्सन कोर्ट से डिक्लेयर होता है, कभी भी कोई व्यक्ति खुद को अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि किसी दिन सवेरे सवेरे दुकान खोली और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए अपन कि साहब मैं इंसॉल्वेंट हो गया। ऐसा नहीं होता है ना? उसके लिए बकायदा प्रोसीजर है और कोर्ट डिक्लेयर करती है पर्सन को इंसॉल्वेंट। तो अगर मान लीजिए सपोज कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो उसको इंसॉल्वेंसी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोहिबिट कर दिया जाता है। आज अगर एक व्यक्ति दिवालिया घोषित हुआ है, तो जब तक वो व्यक्ति डिस्चार्ज नहीं हो जाता है, वो डिस्चार्ज वगैरह क्या होता है, कब होता है, बेटा सब अपन आगे बढ़ेंगे। अभी आप जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि वो व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट है, तो जब तक वो वहां से रिलीज नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, ही कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। वो किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट का ये पॉइंट नंबर 5 था, पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्लियर हो गया सबको? दोनों में से कोई भी पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों मेजर होना चाहिए। दोनों में से किसी का भी माइंड किसी का भी माइंड अनसाउंड माइंड के व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी दोनों का माइंड कैसा होना चाहिए? साउंड। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिसक्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। राइट? अगर ऐसा है देन यस, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है एंड बोथ द पार्टीज आर कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6, फ्री कंसेंट। देखिएगा, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे जब अभी अपन पढ़ेंगे इसका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो पूरा एक टॉपिक है आपका फ्री कंसेंट का। देखिएगा, अगली रिक्वायरमेंट ये आती है, हमारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, पूरा ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने का होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो दो पार्टीज हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उन दोनों ही पार्टी का कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। जो दो पार्टी हैं आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, उनका दोनों का कंसेंट एकदम फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उस पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई किसी तरह का उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कंसेंट फ्री है तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आप देख रहे हैं बेटा चार्ट में नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फ्री कंसेंट का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? पहले कंसेंट का मतलब हो गया कि भाई अगर मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी कंसेंट होना चाहिए, आपकी सहमति होनी चाहिए। और लॉ ये बोलता है कि ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। फ्री का पैरामीटर क्या है? ये जो 5 पॉइंट देख रहे हैं बेटा, लॉ क्या बोलता है सुनिएगा ध्यान से। अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री if it is not caused by coercion, the first point, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake.
जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, सबके बारे में आपको मुझे इंडिविजुअली बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है कि लॉ ये बोलता है कि किसी भी पर्सन की कंसेंट को फ्री माना जाएगा यदि वो कंसेंट कोर्शन की वजह से नहीं दी गई है, यदि वो कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दी गई है, यदि वो कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं दी गई है, यदि वो कंसेंट फ्रॉड की वजह से नहीं है, और यदि उस कंसेंट में किसी तरह की कोई भी मिस्टेक इन्वॉल्व नहीं है। अगर इन पांचों में से कोई भी कारण नहीं है कंसेंट का, तो ये माना जाएगा कि आपकी जो कंसेंट है वो क्या है, बिल्कुल फ्री है। यू गॉट इट? इनके मीनिंग थोड़े थोड़े मैं आपको अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ। बेसिक पहले मीनिंग समझिए बेटा। कंसेंट को फ्री माना गया है अगर ये पांचों में से कोई भी एलिमेंट अगर कंसेंट में नहीं होगा, तो ये कंसेंट आपकी फ्री मानी जाएगी। अगर एक का भी इंप्रेशन है कंसेंट का कारण, मान लीजिए कोई एक कारण अगर बन गया, तो ऐसी स्थिति में ये कंसेंट आपकी फ्री नहीं मानी जाएगी। राइट? जैसे पहला पॉइंट देखा आपने इसमें, कोर्शन। कोर्शन को हिंदी में बोला जाता है उत्पीड़न। बोलचाल की भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो दिस इज समथिंग थ्रेटनिंग, डराना, धमकाना, किसी को थ्रेटन करना, धमकी देना। अब आपने किसी को ऑफर दिया और साथ में कुछ दो चार धमकियां भी दे दी, मान लीजिए। याद है आपको ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिया था, शुरू में, वेरी फर्स्ट लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्टरी था। तो आपने अगर किसी को मान लीजिए सपोज कोई ऑफर दिया और साथ में धमकी दे दी, अब वो बेचारा आपके धमकियों के डर के मारे अगर मान लीजिए आपके उस ऑफर को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, बताइए क्या उसकी कंसेंट फ्री हो पाई क्या? दिस इज कोर्शन। डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो दो पार्टीज हैं, अगर मान लीजिए सपोज उसमें आपस में पार्टीज का रिलेशन कुछ ऐसा है, कुछ पोजीशंस पार्टी की ऐसी है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस रखती है, कुछ प्रभाव रखती है, कुछ इंप्रेशन जमा रखा है, और वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार करने के लिए अपनी उस पोजीशन का अगर फायदा उठाते हैं, अपने उस इन्फ्लुएंस को अनड्यू तरीके से अगर यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। थोड़ा सा फिर से समझिए इसको। जो दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच में आपस में कुछ रिलेशन ऐसा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ सीधा डायरेक्टली आपको, मान लीजिए एक फादर एंड सन है। अब फादर एंड सन के बीच में बताइए अनड्यू इन्फ्लुएंस कभी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटीज देयर और नॉट? फादर और सन, डेफिनेटली दे आर स्टैंडिंग इन सच a रिलेशनशिप कि वन पार्टी कैन डोमिनेट द विश ऑफ अनदर पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि हमारा रिलेशन ऐसा है कि हम दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर हमने अपनी उस पोजीशन का फायदा उठाया, तो इन द आईज ऑफ लॉ ये क्या कहलाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर किसी पार्टी ने सामने वाली पार्टी का कंसेंट लेने के लिए कोई तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर यूज किया है, अपना प्रभाव उसके ऊपर जो था वो उसने अगर इनकैश किया है, उसकी वजह से अगर उसको कंसेंट मिली है, तो ये कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। किन किन जगह अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, कौन से रिलेशन में लॉ नहीं मानता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम ये फ्री कंसेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा एलिमेंट इसके अंदर आया है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है मिथ्या वर्णन। कई बार क्या होता है कि जो तो पार्टी है, मान लीजिए मैंने सपोज आपको कोई मतलब ऑफर दे रहा हूँ, और ऑफर के साथ में मान लीजिए नेचुरली जब मैं आपको ऑफर दूंगा तो मेरी चीज के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। कई बार ये एक्सप्लेनेशन हम इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू सेल, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, राइट? I have to tell you everything about the product what I am selling you. And sometimes when I am representing my product, innocently I tell some statements which are not true. मैं आपको कुछ ऐसे statements दे देता हूं जो सही नहीं है। These are called as misrepresentation. मिथ्या वर्णन। जो वर्णन मैंने किया है वो गलत कर दिया। Although my intention was not to cheat you, but sometimes I was just inducing you to make any contract. मैं आपकी कंसेंट लेना चाह रहा हूँ, आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार करना चाह रहा हूँ, और ऐसे में अगर मैं किसी चीज का ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको दूं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दूं,
जो सही नहीं है, जो गलत है, ऑल्दो आई डिड इट इनोसेंटली बट देन टू इट इज नॉट राइट, जो मैंने बोला वो गलत है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। मैंने आपको मान लीजिए सपोज आई हैव टू सेल आउट यू दिस मोबाइल, है ना, अब मैं ये मोबाइल आपको अगर बेचूंगा, अब मोबाइल बेचने के बारे में मुझे, मोबाइल के बारे में मुझे आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा ऑफकोर्स में। तो जब मैं इस मोबाइल का एक्सप्लेनेशन आपको कर रहा हूँ, उस समय अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसे फीचर इस मोबाइल में बता देता हूँ जो कि एक्चुअल में नहीं है, सही नहीं है, और आपने उन सब चीजों को सुना तो यू गॉट इम्प्रेस्ड, यार नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छा इसमें ये फीचर भी है, इसमें ये फीचर भी है, तो नेचुरली यू गॉट इम्प्रेस्ड और आपने अपनी कंसेंट दे दिया। बताइए आपकी कंसेंट देने के पीछे मेरा वो मिस रिप्रेजेंटेशन शामिल है कि नहीं? हेंस लॉ ये बोलता है कि ये एक कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है, और अगर कंसेंट फ्री नहीं है इसका मतलब ये एक वैलिड या इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। फ्रॉड, आई सपोज इन सारे वर्ड्स में से ये वाले वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। फ्रॉड, कपट, मिसरिप्रेजेंटेशन वॉज इनोसेंटली रॉन्ग एंड फ्रॉड इज इंटेंशनली रॉन्ग। अगर आप किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से जानते हुए, जानबूझकर कोई जानकारी आप गलत दे रहे हैं, ताकि इस गलत जानकारी को देकर, फॉल्स स्टेटमेंट को देकर हम उसकी कंसेंट अगर पा सकें, तो हम उस व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और ये जो फ्रॉड माना जाएगा ये अब उस व्यक्ति की कंसेंट को इनवैलिड करार दे देगा, बिकॉज इट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट। आप सोचिए इतने सारे जो मतलब स्कैंडल्स वगैरह अपन देखते हैं, आपका इंटेंशन ही आपके सामने वाले व्यक्ति को धोखा देना है। राइट फ्रॉम बिगनिंग योर इंटेंशन इज टू चीट दैट पर्सन, सो दैट हम उसके साथ चीटिंग करें, वो हमारी बातों को सही माने, और ऐसी स्थिति में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार कर दें। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्या उसका ये कंसेंट फ्री कंसेंट कहलाना चाहिए क्या? एंड द लास्ट एलिमेंट इज मिस्टेक, गलती। अब ये बड़ा मतलब एक और नया कंसेप्ट है। मान लीजिए सपोज अगर सब हमारे बीच में जो कुछ डिस्कशन हो रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, अब उसमें कई बार हो सकता है कि कोई गलती हो रही हो, कोई मिस्टेक अकर हो रही हो मान लीजिए। लॉ ये बोलता है कि अगर मिस्टेक है, इसका मतलब मिस्टेक में भी आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं बन पा रही है। आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है, इसका मतलब टू पर्सन्स आर नॉट थिंकिंग आइडेंटिकली, टू माइंड्स आर नॉट थिंकिंग आइडेंटिकली। ये जो दो माइंड्स हैं ये आइडेंटिकली नहीं सोच पा रहे हैं। यार मेरा एक कोई मकान है, मान लीजिए कोई प्लॉट है, चलिए, और आप इंटरेस्टेड है उस प्लॉट को खरीदने में, है ना, आपने प्लॉट देख भी लिया है, पसंद भी आ गया है, हमारे बीच में एक दो बात इसको लेकर कुछ कम्युनिकेशन हो गया है। अब मैंने आपको एक फाइनल अपना प्रपोजल लेटर भेजा कि यार ये जो प्लॉट है दैट आई कैन सेल यू आउट, एंड मैं इसका 25 लाख रुपए आपको प्राइस कोट करता हूँ। बाय एंड टाइपिंग एरर, गलती से वो फिगर एक जीरो कम लगता है, तो 25 lakhs के बजाय आपके पास जो फिगर पहुंचा है वो कितना पहुंचेगा? 2,50,000। आपने जैसे लेटर पढ़ा कि यार ये तो 2,50,000 में बेचने को तैयार है, आपने तुरंत अपना कंसेंट लेटर बना के मुझे दे दिया। बताइए आपकी इस कंसेंट के पीछे बहुत बड़ा रोल उस 2,50,000 की प्राइस ने रोल प्ले किया कि नहीं किया? गलती हावी हुई कि नहीं हुई? बिकॉज ऑफ दैट एरर आपका कंसेंट आया कि नहीं आया मेरे पास? अब बताइए, आपका आपने कंसेंट लेटर लिखा है कि ओके आई एम रेडी टू हैव दिस पर्टिकुलर डीलिंग विथ यू, और मैं मतलब तुरंत आपके पास पहुंच रहा हूं और मैं ये डीलिंग करने के लिए तैयार हूं। जब जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपके दिमाग में जो फिगर घूम रहा है वो कौन सा है बेटा? 2,50,000। और मेरे दिमाग में कौन सा फिगर है? 25 lakhs। आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स हो पा रही है क्या? और जब आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स अगर नहीं है, तो लॉ ये बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर कंसेंट है इट इज बेसिकली अफेक्टेड बाय मिस्टेक, और मिस्टेक अगर कहीं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को, कंसेंट को वैलिड नहीं बनाती है, कंसेंट को फ्री नहीं बनाती है। तो ये 5 एलिमेंट हम लोगों ने देखा है कंसेंट के लिए। अगर कंसेंट कोर्शन के थ्रू दी गई है, डराना धमकाना, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू दी गई है, किसी व्यक्ति ने अपनी उस पोजीशन का फायदा उठाया हो,
कोई रिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली गलत किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड किया गया हो जिसमें जानबूझकर हम किसी को गलत बता रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं किसी तरह की कोई ना कोई गलती अगर हो रही है, तो लॉ का ये कहना है बेटा कि अगर इन पांचों में से कोई भी कारण है कंसेंट के लिए, तो इसका मतलब ये कंसेंट फ्री नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी की कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, एक नया वर्ड आपको यहाँ सुनने को मिलेगा, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाएगा इसको, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले मुझे सेक्शन 10 की ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेने दीजिए। आने वाले लेक्चर में आई विल डिस्कस विथ यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें फिर मैं आपको ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा और भी एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं उसमें समझाऊंगा। इज दिस पॉइंट 100% क्लियर? पार्टी का कंसेंट फ्री होना चाहिए, हर कंसेंट फ्री है अगर उसमें ये पांच में से किसी भी एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देन यस कंसेंट इज फ्री। बाकी ये पांचों एलिमेंट को मैंने भी बहुत ब्रीफ में आपको बताया है, ज्यादा डिटेलिंग इसकी हम करेंगे जब हम इस टॉपिक के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट आती है लॉ की, दैट अगली रिक्वायरमेंट आती है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया है, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। वाई यू आर मेकिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, आप ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना रहे हैं, तो इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या होता है, लीगल। आपका ऑब्जेक्ट, आप जिस ऑब्जेक्ट को लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट हैज टू बी लॉफुल, हैज टू बी लीगल, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने अगर मान लीजिए जिस मेन ऑब्जेक्ट के लिए आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट ही आपका अगर अनलॉफुल है, आप ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि एक लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, जो कि एक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, बताइए क्या लॉ इसको एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा? आपने मान लीजिए किसी ऐसे काम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करने जा रहे हैं, कोई डीलिंग करने जा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं इन द आइज ऑफ लॉ विच इज अनलॉफुल, जो लॉ में गलत है, बताइए क्या ये एक वैलिड या इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? टेल मी। ब्राइब देना, ब्राइब देना बताइए लीगल है क्या? आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मान लीजिए एक्स को 10 लाख रुपए का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि यार ये बी नाम का व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है बिजनेस में और उसको रास्ते से हटाना है, 5 लाख काम के पहले, 5 लाख काम के बाद। अब आपके और उसके एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो तो रहा है, सॉरी डीलिंग तो हो रही है, एग्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा क्या? हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ओवरऑल जो बेस है, वो ऑब्जेक्ट ही क्या है, अनलॉफुल है। देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर सेक्शन 23 का एक प्रोविजन है इसमें, जो आगे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेसिक बात जो है वो ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आप लोग आपस में ये डीलिंग कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट लॉ की नजरों में, इन द आईज ऑफ लॉ, कहीं भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। आपका एक दोस्त अक्सर दुबई आता जाता रहता है, आपने सुना है दुबई में सोना सोना गोल्ड जो है बहुत सस्ता होता है, आपने उसको बोला एक काम करो वहां से सोना स्मगलिंग करके लेकर आओ, आप स्मगलिंग करके लाओ और उसको इंडियन मार्केट में बेचना मेरी जवाबदारी है, जो प्रॉफिट होगा वो अपन आधा आधा दोनों बांट लेंगे। अब बताइए मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डीलिंग इज अनलॉफुल, स्मगलिंग करना, गवर्नमेंट की ड्यूटी चुकाए बगैर बाहर से सोना स्मगलिंग करके लाना एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? और चूंकि ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, अल्टीमेटली ये एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। गॉट इट? फिर से एक बार रिपीट कीजिए पॉइंट मेरे साथ में। सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे साथ में, ऑफर। दूसरा, एक्सेप्टेंस। थर्ड, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर फोर्थ, लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 5, दोनों ही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, बोथ द पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 6, फ्री कंसेंट, द ओवरऑल कंसेंट ऑफ द पार्टीज जो है वो फ्री होनी चाहिए, और ये पॉइंट आपने जो देखा अभी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, पार्ट जो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट,
अगला पॉइंट हमारा इसमें आ रहा है, द एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। आज आपके और मेरे बीच में मान लीजिए कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर हुआ है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है ये एग्रीमेंट तो ही है ना, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाए। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सारी सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। लॉ ये बोलता है जो एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में बना है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। इसका मतलब क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के अग्रीमेंट्स को लॉ ने पहले से ही वॉइड डिक्लेयर करार किया हुआ है। Well in advance in the law they have declared these agreements are void agreements. अब आपको तो मालूम नहीं है कौन कौन से एग्रीमेंट लॉ ने डिक्लेयर किए हुए वॉइड। आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना दिया, यू आर इनोसेंट, आपको नहीं मालूम है कि वो एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है। वॉइड का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। लॉ ने बोला हुआ है कि ये एग्रीमेंट ही वॉइड होते हैं। आप सोचो एग्रीमेंट वॉइड है मतलब जो आपने बनाया है वो व्यर्थ है। तो एक वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप एक वॉइड एग्रीमेंट को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आपने किसी के साथ शर्त लगा ली, कोई भी डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर आपकी और आपके किसी फ्रेंड की शर्त लगी, एंड यू वॉन दैट बेट, आपने वो शर्त जीत लिया। सामने वाली पार्टी पैसा नहीं दे रही, आपका जीता हुआ, बहुत समझाया उसको लेकिन वो नहीं माना। अल्टीमेटली आपने कोर्ट में उसके खिलाफ सूट फाइल किया। सूट फाइल करने के लिए आप कोर्ट गए, आपने बताया कि साहब मैं फ्रेंड से 10,000 रुपये जीता हूँ और जीता हुआ पैसा मुझे ये लौटा नहीं रहा है, इसलिए मुझे इसका ये पैसा लौटाने का इसको आदेश दिया जाए, मेरा केस कोर्ट में एंटर किया जाए। आपको कोर्ट में वो केस फाइल करने की परमिशन ही नहीं मिलेगी। आप जब कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको ये बोला जाएगा कि आपने जो अग्रीमेंट बनाया था आपके फ्रेंड के साथ में, ये वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट में अपन जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, 7th नंबर चैप्टर है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दैट टाइम यू विल हैव अ बिग लिस्ट। कम से कम आई विल टेल यू अराउंड 30 आइटम्स, करीब करीब 30 तरह के आइटम मैं आपको उसमें ऐसे बताऊंगा जो कि वॉइड है, जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर आपने ऐसा कोई अग्रीमेंट बना लिया, मतलब उनमें से अगर कोई एग्रीमेंट अगर आपका बना दिया जिसको लॉ ने पहले से ही वॉइड माना हुआ है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, नेवर। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप जो अग्रीमेंट बना रहे हैं वो अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट की लिस्ट में से नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक शर्त लगाने वाला एग्जांपल दिया है, आप किसी भी पर्सन को कोई भी वैलिड बिजनेस करने से अगर रोकते हो, मान लीजिए लीगल बिजनेस करने से किसी को रोकने का आपने कोई एग्रीमेंट अगर बनाया है, तो वो एग्रीमेंट जो बनाओगे कि आप इस एग्रीमेंट की वजह से यू कैन नॉट कंडक्ट सच एंड सच लीगल बिजनेस, दैट इज वॉइड। किसी पर्टिकुलर पर्सन को शादी करने से रोकना, दिस इज वाइड। आप किसी की शादी में रेस्ट्रिक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। कोई लीगल प्रोसीडिंग है कोर्ट की, आपने उसमें किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्ट क्रिएट किया, कोई इंटरफेरेंस किया, कोई हस्तक्षेप किया, दीज ऑल एग्रीमेंट्स आर वाइड। एज आई टोल्ड यू देयर इज अ वेरी बिग लिस्ट, और वो हम आगे पढ़ेंगे जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि जो एग्रीमेंट आपने बनाया है, अंडर एनी सिचुएशन ये एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट की लिस्ट में से नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में देखिएगा, जैसे जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, सर्टेन एग्रीमेंट्स मस्ट बी इन राइटिंग ओनली। कुछ अग्रीमेंट्स का राइटिंग में ही होना जरूरी है, बगैर राइटिंग के उनका कोई वैलिडिटी नहीं। वैसे भी आप अगर किसी भी मैटर को लेकर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट तो आपसे सबूत ही मांगेगा, एंड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग, बताइए आप कोर्ट में किसी चीज को प्रूव कर पाएंगे? आप अक्सर दवाई लेने जाते हैं, आप दवाई का बिल नहीं लाते, इतनी बड़ी गलती करते हैं आप। मेडिसिन जैसी चीज का आप मार्केट से, मेडिकल शॉप से बिल नहीं लेते। मान लीजिए वो मेडिसिन आप लेकर आते हैं और कोई अगर उसमें प्रॉब्लम होता है, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन आ जाती है वगैरह वगैरह, और भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है मान लीजिए, और कल आप कोई भी आपको नुकसान हो जाता है और आप अगर क्लेम करने जाएंगे कोर्ट में मांगेंगे,
तो कोर्ट आपसे सबसे पहले उस दवाई का बिल मांगेगा कि नहीं मांगेगा? क्योंकि मेडिकल वाला जो है वो तो यहाँ से शुरुआत करेगा कि साहब इन्होंने मेरे यहाँ से कोई दवाई खरीदी नहीं है। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि दवाई आपने वहीं से खरीदी थी? सर्टेन थिंग्स मस्ट बी इन राइटिंग। अब लॉ में अगर आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट को तो सबूत चाहिए, तो राइटिंग में होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग में कोई कमिटमेंट नहीं है, वर्बली कमिटमेंट है, और सामने वाली पार्टी अगर मना कर देगी कि नहीं साहब मैं हमारे इनका कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं हुआ, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इनटू द कोर्ट। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज फिर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कुछ सर्टेन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका रजिस्टर होना जरूरी होता है। रजिस्टर होना जरूरी है, इसका क्या मतलब हुआ? रजिस्ट्रेशन का मतलब आप देख रहे हैं सामने एक छोटा सा एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिया है, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। स्टैम्प पेपर्स होते हैं, तो हर अग्रीमेंट का स्टैम्प पेपर पे होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। सर्टेन टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑन स्टैम्प पेपर्स। आज मेरा अपना एक मकान है मान लीजिए, और ये मकान में किसी को सपोज 50 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट करता हूँ, एंड आई मेक दिस एग्रीमेंट इन राइटिंग बट ऑन अ सिंपल पीस ऑफ पेपर, डज इट हैव एनी वैल्यू? लिख के दिया बकायदा मैंने, कंसेंट भी मेरी फ्री है, सब कुछ है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि अगर एक प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उससे रिलेटेड जो डीलिंग्स होती हैं वो स्टैम्प पेपर पर होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी अफेक्ट होती है। तो आज एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पर अगर आपको लिख के दे दूं कि मकान में आपको इतने इतने रुपए में बेच रहा हूं, इट हैज गॉट नो वैलिडिटी बिकॉज ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। तो राइटिंग में तो सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन का आप ये मानिए कि जो सर्टेन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे आप डिटेल के अंदर, तो उन सर्टेन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स का रजिस्टर होना जरूरी है, और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उन कॉन्ट्रैक्ट की, उन एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी जो रहेगी दैट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर्टेनिटी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का, इट्स सेकेंड लास्ट पॉइंट, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। देखिए निश्चितता का क्या मतलब है? इट मस्ट बी सर्टेन, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट आपने बनाया है, इट मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है कि इसमें किसी तरह की कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी सर्टेन इन द माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों ही पक्षकारों के माइंड में ये पिक्चर बिल्कुल 100% क्लियरली सर्टेन होना चाहिए। सर्टेनिटी, निश्चितता। आई हैव गॉट 3 कार्स, 3 कार है मेरे पास। अब मैं आपसे एक डीलिंग कर रहा हूं कि ओके आई एम रेडी टू सेल यू 1 कार ऑफ माइन फॉर ₹3 lakhs। मैं अपनी कार आपको 3 लाख रुपए में बेचने का अग्रीमेंट करता हूं। कौन सी कार? आपके दिमाग में तो है कि यार सर के पास ये वाली कार है, नई वाली कार है, सर ये वाली कार बेच रहे हैं इतनी कम कीमत में, और मैं अपनी कोई एक पुरानी खटारा कार जो है 15-20 साल पुरानी वो देने वाला हूं आपको। बताइए अल्टीमेटली सर्टेनिटी का लेक हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही बात आपको? तो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी इसके अंदर अगर हुई तो ये एम्बिग्यूटी ध्यान रखिएगा अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर चीज को, इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट को बिगाड़ देगी। दोनों ही पार्टियों के लिए चीजें अपने आप में दिमाग में बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए कि हम किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। अगर वो सर्टेनिटी है देन इट विल बी एन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ये सिर्फ एक एग्रीमेंट बनकर खत्म हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है निष्पत्ति की संभावना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम जो एग्रीमेंट बना रहे हैं, दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट बना है, इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर बोथ द पार्टीज टू एक्चुअली परफॉर्म दैट एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पत्ति की संभावना। Possibility of performance means it must be possible for both the parties to actually perform the agreement, actually perform the things mentioned in the agreement. आज अगर मान लीजिए मैंने आपके साथ कोई डीलिंग किया है, और अगर मान लीजिए सपोज मेरे लिए उस चीज को कर पाना
पूरा कर पाना अगर मान लीजिए संभव ना हो, मैं करना चाहता हूँ, माई इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, माई कमिटमेंट वॉज नॉट रॉन्ग, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एग्जीक्यूट दैट कमिटमेंट, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, अगर वो मैं एग्जीक्यूट ना कर पाऊं, मेरे लिए वो करना संभव ना रहे, तो फिर ये बताइए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉ डजंट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल। जो असंभव है उसको लॉ कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हेंस यू हैव टू टेक केयर, इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना संभव होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। लॉ ने दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी कंसिडर किया हुआ है, एक है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और एक है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी मतलब मेरे लिए वो काम जो मैंने आपको कमिटमेंट दिया था, इट इज नॉट पॉसिबल फिजिकली फॉर मी, मेरे लिए वो चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो बताइए फिर मैं क्या कर पाऊंगा। मेरे पास एक घोड़ा है, मैंने आपसे वो घोड़ा 50,000 में आपको बेचने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। अब वो घोड़ा अगर मैंने 50,000 में आपको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपसे मैं 20,000 रुपए एडवांस भी ले चुका हूँ, और मैंने कहा कि ठीक है आप संडे को आके घोड़ा मेरे पास से ले जाए, हमारी डीलिंग 2-3 दिन पहले हो गई है, संडे आपने आना है, बचे हुए 30,000 रुपीज मुझे देना है और घोड़ा लेकर जाना है, ये हमारे बीच में तय हो गया। सैटरडे नाइट को वो घोड़ा मर जाता है, विदाउट माई फॉल्ट, विदाउट माई मिस्टेक, वो घोड़े की डेथ हो जाती है। अब एक बात बताइए, वो घोड़ा अगर मर गया और संडे मॉर्निंग आप मेरे पास घोड़ा लेने आते हैं 30,000 रुपए लेकर, तो बताइए वैसी स्थिति में आपके साथ बनाया गया अग्रीमेंट, आपके साथ बनाया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए पूरा करना फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया। आई वॉन्ट टू डू इट, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो 20,000 रुपए मैंने आपसे एडवांस लिए थे वो मुझे आपको लौटाने पड़ेंगे, वो मैं लौटाने को तैयार भी हूँ, पर आप बोल रहे हैं कि नहीं साहब मुझे 20,000 नहीं चाहिए, आपने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपको तो मुझे घोड़ा ही देना पड़ेगा। अरे भाई, जब वो घोड़ा मर गया तो मैं कहां से दूंगा आपको? इट हैज बिकम फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस ये एक अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप अगर मेरे खिलाफ कोर्ट में भी जाना चाहें तो आपको कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट मी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी, कई बार कुछ लीगल इम्पॉसिबिलिटीज भी आ जाती हैं, लीगली हमारे लिए कोई चीज असंभव हो जाती है। अब एक बात बताइए, अभी जैसे आप देख रहे हैं 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, मान लीजिए कोई एक हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था, से 22 तारीख को 20 तारीख को कोई एक एग्रीमेंट हमारे बीच में हुआ था, मुझे कुछ सर्टेन माल की डिलीवरी आपको 28 तारीख को देनी थी, 28 मार्च आई वॉज सपोज टू डिलीवर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू यू, हमारे बीच में सब कुछ तय हो गया था, एवरीथिंग वॉज डन। अचानक ये कोरोना वायरस की वजह से एकदम से देश में लॉकडाउन हो जाता है, मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में कर्फ्यू लगा दिए जाते हैं। अब बताइए, मेरे गोडाउन में माल भी पड़ा हुआ है, जो माल मुझे आपको देना है, आई एम रेडी टू डिलीवर दैट गुड्स, लेकिन इट हैज बिकम लीगली इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जब सारा कुछ अगर बंद हो चुका है, सारी ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है, बाहर निकलना बंद है, वी आर नॉट सपोज टू गो आउट, अब ऐसी स्थिति में मैं आपको उस माल की डिलीवरी दे सकता हूँ क्या? माल है मेरे पास, गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, लेकिन इफ आई स्टिल एग्जीक्यूट माई कॉन्ट्रैक्ट, मैं कहीं ना कहीं लीगली कोई काम गलत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ का वायोलेशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इट हैज बिकम लीगली इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें सर्टेन फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, कुछ चीजें लीगल इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आ जाती हैं, और ये फिजिकल या लीगल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना अगर संभव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, दिस विल नॉट बी एन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अग्रीमेंट बनकर खत्म हो जाएगा। हाँ, सेक्शन 10 की सारी रिक्वायरमेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑल द पॉइंट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लीजिए, और सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए। इन केस अगर आपको कहीं किसी भी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट, देन ये हमारा आगे आप जो देख रहे हैं स्लाइड, इसमें नीचे कुछ हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर दिए हैं,
these all are the numbers of career classes which is situated in इंदौर MP। तो आप इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल लगा सकते हैं, और कॉल लगाकर आपकी कोई भी डिफिकल्टीज वगैरह अगर रहेंगी तो वो हम आपको, या तो हम टेलीफोनिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको टेलीफोनिकली के अलावा आपको वीडियो के थ्रू सॉल्व करना है तो वी कैन हैव द सर्टेन एप्लीकेशंस जो हमारे पास हैं, उसके थ्रू हम इसको इवन वीडियो के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स को एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। सेक्शन 10 हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू बी एट होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही मत करिए। अभी आप देख रहे हैं तमाम सारे कोशिशों के बावजूद भी समहाउ और अदर हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है नंबर ऑफ केसेस का वो बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो बहुत अलार्मिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट के सारे इंस्ट्रक्शंस का पूरा फॉलो करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी हम लोग सुरक्षित रखें। टेक केयर, बाय बाय।